नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रपति मलावी दौरे के अंतिम दिन श्री राधाकृष्ण मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा आज होगी संपन्न। मेक्सिको में वित्त मंत्री ने भारत मेक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में की शिरकत। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पुतिन ने कहा यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। यूक्रेन संकट पर चिंता जताने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा। AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। बिहार का AQI लेवल 400 के पार। सरफराज खान के शतक की बदौलत बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया ने की वापसी की कोशिश। उधर 12वें सुल्तान जोहार कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम की जापान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली हैं। इसके बाद राष्ट्रपति का मलावी झील में नाव की सवारी करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आएंगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण मेक्सिको की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री ने आज मेक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मेक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय व्यापार और वाणिज्य परिषद द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में IT, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य, ऑटोमोटिव क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 250 निवेशकों और व्यावसायिक कर्मियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में विकास और निवेश की असीम संभावनाएं मौजूद हैं और खास तौर पर फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत और मेक्सिको अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री ने भारत में राजनीतिक स्थिरता, स्किल्ड वर्कफोर्स, बुनियादी ढांचे में हो रहे विकास और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और मेक्सिको 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में भी सहयोग कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत डिजिटल इकोनॉमी में आज पूरी दुनिया की अगुवाई कर रहा है, दुनिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने मेक्सिको को भारत के गिफ्ट सिटी के रूप में अपने कारोबार शुरू करने का न्योता दिया। इस मौके पर भारत और मेक्सिको के उद्योग संगठन के बीच समझौता भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा सक्रिय सदस्य बने। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। भाजपा के दूसरे चरण का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका। तो भाजपा का जो सदस्यता अभियान है वो लगभग पूरा हो चुका है दूसरा, और भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब इससे जुड़ गए हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र के, जहां विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में मंथन भी जारी है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। भले ही महाविकास आघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम नहीं, इसलिए संभावना है कि माविया सीट आवंटन में थोड़ा वक्त लगेगा। बिहार के IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने शुक्रवार को संजीव हंस को पटना स्थित उनकी सरकारी आवास और पूर्व विधायक गुलाब यादव को दिल्ली में उनके एक रिजॉर्ट पर गिरफ्तार किया। ईडी की टीम अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर संजीव हंस के अलग अलग ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी कर चुकी है। संजीव हंस के दिल्ली के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने तलाशी भी की थी।
बात उत्तर प्रदेश की, जहां कौशाम्बी जिले में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। यहां हाईवे पर एंट्री के नाम पर हर ओवरलोड वाहन में 5-5 हज़ार की अवैध वसूली की जाती थी। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने 7 अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को जेल भेजा, जो पुलिस, माइनिंग और परिवहन विभाग के एजेंट बनकर हाईवे पर खड़े रहते थे। इस अवैध उगाही से राजस्व को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। दरअसल यहां हर रोज 15 से 20 लाख से ज्यादा की अवैध वसूली की जा रही थी। मामले में पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी गठित कर पूरे मामले में जांच के बाद वसूली गैंग पर कार्रवाई की बात कही है। पहले भी ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है और लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की जो शिकायत आई है उसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। पार्षदों के विरुद्ध पहले भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई मैंने कराया है और उन्हें चिन्हित करेंगे। अगर कोई नया गैंग सक्रिय हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दूसरे विभागों का नाम आ रहा है उनके लिए भी एक नई एसआईटी बनाई जा रही है, ताकि इस पूरे प्रकरण की गहराई से हम लोग जांच कर कड़ी कार्रवाई कर सकें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है। सभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। आपको बताएं कि महाराजगंज का ये विवाद केवल दबंगई दिखाने के कारण हुआ। आरोप है कि हामिद के परिवार और अन्य लोगों ने दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की, धार्मिक झंडे का अपमान किया, जिसके बाद यहां हिंसा की घटना हुई। तनाव के बाद रामगोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। महाराजगंज कस्बे में अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया। मौके पर मौजूद संवाददाता रामेंद्र सिंह ने इस पूरे इलाके का जायजा लिया है। बहराइच का महाराजगंज कस्बा है। ये वही स्थान है जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। ये 23 मकान ऐसे हैं जो तिराहा है। एक्शन पीडब्ल्यूडी से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि तिराहे से दुर्घटना के चांस बनते हैं और सड़क पर इंक्रोचमेंट किया गया है। 1 साल पहले ही यहाँ नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन कार्रवाई की स्थिति अब आई है। 17 अक्टूबर को पुनः नोटिस चस्पा की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन में जो अवैध मकान है, जो इंक्रोचमेंट के मकान हैं, इनको गिराने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। बहुत सारे लोग दुकान स्वयं खाली कर रहे हैं और मकान अपनी दुकानें गिराने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने से पहले ही हम इन दुकानों को गिरा देंगे, जिससे प्रशासन को कोई कार्रवाई करने का हमारे ऊपर अवसर न मिले। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। और अब बात दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई, जहां फिर धुंध की चादर नजर आ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के शहरों का यही हाल है। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं आने लगी। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 पर पहुंचा। वहीं आनंद विहार में AQI 400 के पार हुआ। आपको बताएं कि अक्षरधाम के क्षेत्र की जहां AQI 334 पर पहुंचा है, वहीं दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दे रही है। यहाँ AQI 253 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बन गई। यमुना नदी में भी प्रदूषण को अगर देखें तो उसकी चपेट में आती हुई नजर आ रही है। कालिंदी कुंज में पानी में सफ़ेद झाग ही नजर आ रहा है सिर्फ, जो कि नदी की गंभीर हालत को बयां कर रहा है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफ़ेद जहरीली झाग की इस चादर ने छठ व्रत रखने वालों की चिंता को और बढ़ा दिया। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि वायु गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। अगर किसी क्षेत्र में AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा है। वहीं 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच इसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। और अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच है तो इस क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हो जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर ये इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है।
दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की। साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील भी की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में जब स्टेज 2 लागू होगा, डीएमआरसी सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। वहीं अगर ग्रैब स्टेज 3 या उससे ज़्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप्स लगाई जाएंगी हर रोज़। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्वेता पूनावाला ने दिल्ली सरकार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई का सारा पैसा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च कर दिया। यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए। बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आप पर निशाना साधा। उन्होंने आप सरकार पर 3,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यमुना जी में यहां पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है, और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है। मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे। और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3,000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। तो आप सोचिए, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है, और वो 3,000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचने को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा। पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने का काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने तो वादा किया था कि आपको यमुना के अंदर हम डुबकी लगाएंगे और दिल्ली के अंदर हम यमुना से साफ पानी पीने को मिलेगा। लेकिन जरा आज अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आज जरा यमुना चले जाइए, जरा वहां का दौरा कर लीजिए और मुख्यमंत्री आतिशी जी को भी ले जाइए और दिखाइए कि वहां आज यमुना की हालत क्या है। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जब यमुना एंटर करती है और आज जब दिल्ली के अंदर यमुना आती है, जब ट्रेवल करती है, 40 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कुछ नहीं करती है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सिद्धेरपि प्रथा एतत् शास्त्रीयभाषा ज्ञानं च केवलं शिक्षाक्षेत्राय सीमितं न भविष्यति, सर्वक्षेत्रेषु सीमितं भवति। मौलिनि
दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने पीड़ित हिंदुओं पर हो रही बर्बरता, क्रूरता और यातना पर चिंता जताते हुए कहा कि देशों का ऐसा गंभीर अपराधों के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु होना भी किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन शरणार्थियों को अपने और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ा, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर मानवाधिकारों के संरक्षकों की गहरी चुप्पी को सबसे अधिक निराशाजनक बताया और कहा कि वे लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक तो मानते हैं, लेकिन वो मानवाधिकारों के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हैं। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बर्बरता और दर्दनाक यातना के दृश्य सबके सामने आते हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र और खंडित किया जा रहा है। कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या हाशिए पर आने को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इतिहास गवाह है कि इस विषय को अनदेखा करने पर कई राष्ट्रों ने अपनी पहचान तक को खो दिया। भारत की भूमिका से मानवाधिकारों के प्रति बेजोड़ बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में जब अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहर ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो भारत को कलंकित करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का आह्वान किया। साथ ही धनखड़ ने कहा कि किसी भी देश को भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल साल 1951 में वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू, जबकि 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। साल 2022 में बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 91% हुई और हिंदू जनसंख्या 7.9 पर सिमट कर रह गई। हिंदू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट की माने तो साल 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। वहीं DW की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी 10 लाख हिंदू वहां से गायब हुए, जिनका जिक्र कहीं नहीं है। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा और साल 1971 से 1999 के बीच 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। वहीं बात अगर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की स्थिति करें तो साल 2022 में हिंदू अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया कि देश भर में लगभग 300 से ज़्यादा मंदिरों पर हमले हुए। लेकिन बांग्लादेश में इस साल तख्ता पलट के बाद हिंदू मंदिर और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। मंदिरों पर बड़ी संख्या में हमले दर्ज किए गए। पूजा स्थलों और घरों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें आगजनी, लूटपाट और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल थीं। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मात्र 15 दिनों में 912 से अधिक हमले, लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट की गई। इसके अलावा इस्कॉन मंदिरों पर विशेष रूप से हिंसक हमले हुए, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से संयुक्त रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में जारी आंकड़े बांग्लादेश में गरीबी की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही है। इस रिपोर्ट को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 संघर्ष के बीच गरीबी शीर्षक के नाम से जारी किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश के लोगों का खराब जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य कारक गरीबी दर के लिए जिम्मेदार हैं। डिजिटल वर्ल्ड में तरह तरह के साइबर अपराध
दिन प्रतिदिन होते रहते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं। हमारी निजी जानकारी चोरी करने से लेकर हमारे सपनों को भी लूट लेते हैं ये साइबर जालसाज। नौकरी की लालसा के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हजारों युवा ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऐप्स, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर झूठे विज्ञापनों के माध्यम से इन साइबर अपराधियों के झांसे में आकर पैसे तो गंवाते ही हैं, वहीं अब सीमा पार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस में नौकरी के बहाने भारतीय युवाओं को बुलाकर बना दिया जाता है साइबर स्लेव। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है, जीरो ट्रस्ट। सो वही जॉब के सिनेरियो में कि जो कंपनी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कब खुली थी, उसके ऑफिस के एड्रेस कहाँ कहाँ हैं, वो ऑफिस के एड्रेस ऑथेंटिक लग रहे हैं आपको, कई जगह मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोबाइल नंबर डालती है। तो ये छोटे छोटे नुएंसेस आपको कैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर कभी लेंगे नहीं। लैंडलाइन नंबर लेंगे तो एक फ्रीज हो जाएगा एड्रेस, तो वे फर्जी मोबाइल नंबर डाल के उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे और पूरा का पूरा गेम या तो मोबाइल नंबर से होगा या स्काइप आईडी से होगा या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू होगा। आप उनको पुश कीजिए कि मुझे लैंडलाइन नंबर दीजिए अपना, उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके वेरीफाई कीजिए। अच्छा ये भी होगा, हो सकता है वो लैंडलाइन नंबर दे दें क्योंकि उन्होंने क्लोन कर रखा है किसी ऑफिस को, और सामने वाला बोले हाँ यही ऑफिस है, पर जिससे कम्युनिकेट कर रहा है वो उस ऑफिस का है ही नहीं, वो उसको इम्पर्सोनेट करके बैठा हुआ है। तो आपको जब तक आप डाउट नहीं करोगे, आप वेरीफाई नहीं करोगे। हर जगह आपको चेक एंड बैलेंसेस करते हुए, और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाएंगे। और नौकरी के लालच में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हमारे युवा इन साइबर अपराधियों के झांसे में आकर साइबर स्लेव ना बने, इसके लिए सरकार एयरपोर्ट्स पर जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाकर युवाओं को आगाह और जागरूक कर रही है। देश में अनेक तरह के जॉब स्कैम्स हो रहे हैं, इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम साइबर अलर्ट में आज बात होगी रोजगार घोटालों से जुड़ी हुई। रोजगार घोटालों से निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी। सर आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ अच्छी वैकेंसी है जिसके लिए 10,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। लाओस, म्यांमार, कंबोडिया में बना रहे हैं साइबर स्लेव्स। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है, और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाए। तो आज रात 9 बजे जुड़िए डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम साइबर्स वाले से, और आप बन सकते हैं साइबर अलर्ट। तो करते हैं अब कुछ और खबरों का। दीपावली में बाराबंकी की महिलाओं के हाथों बनी बी वैक्स रोल कैंडल अब देश में ही नहीं विदेशों में भी लोगों के घरों को रोशन करेगी। यहाँ की बनी रोल कैंडल की मांग कीनिया तक पहुँच गई, और इस रोल कैंडल की रोशनी से ज़िले की महिलाओं के जीवन में भी उजाला आएगा। महिला समूहों ने 11 लाख दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर में मधुमक्खी वाला ब्रांड शहद उत्पादन प्लांट ने इलाके की 2000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। आजीविका मिशन के अंतर्गत काम कर रही ये महिलाएं हाथों से शहद के साथ साथ बी वैक्स रोल कैंडल भी बनाती हैं। ये कैंडल देश की दीपावली तो रोशन करेंगी, साथ ही साथ ये अफ्रीकी देश केन्या में भी रोशनी फैलाएंगी। केन्या के प्रस्ताव पर शहद और कैंडल का सैंपल भेजा गया था। सैंपल 100% शुद्ध साबित हुआ और MOU भी साइन कर लिए गए। अब जल्द ही ये शहद और कैंडल केन्या भेजे जाएंगे। मधुमक्खी वाला ब्रांड के संस्थापक निमित सिंह ने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में बाराबंकी जिले में मधुमक्खी वाला ब्रांड के बने शहद और मोमबत्तियों को प्रदर्शित करने का मौका मिला था। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेशों से आए खरीदारों ने हमारे उत्पाद को पसंद किया और ऑर्डर भी दिया था, जिसमें केन्या से बड़ा ऑर्डर भी मिला था। केन्या देश से हमें शहद और जो बी वैक्स रोल कैंडल है हमारा, वो हमें ऑर्डर उससे मिला। जो ये उत्पाद है ये मधुमक्खी वाला की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन इसमें सहयोग पूरा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो कि हमारे रजौली गांव, चैनपुरवा गांव की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। उन उत्पादों को उन्होंने पसंद किया और जल्द ही हम वो भेजने वाले हैं। हमारा MOU साइन हो गया है, जो भी पेपर फॉर्मेलिटी वो पूरी हो चुकी है और जल्दी हम इस पहले खेप को हम दिवाली से पहले वहाँ हम भेज भी सकेंगे। इन कैंडल को बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि उनकी मेहनत सफल साबित हो रही है। मधुमक्खी वाले भैया के फार्म पे हम लोग काम करते हैं और दीपक भी बनाते हैं, कैंडल भी बनाते हैं, मोमबत्तियाँ बनाते हैं
और देशों विदेशों में बहुत बिकता है और हमको लोगों को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। हमको यही में बहुत खुशी है। हम लोग मधुमक्खी वाले भैया के साथ में काम करते हैं और दीपावली में रोल कैंडल भी बनाते हैं, बीबैक्स रोल कैंडल। और हमारा शहद है बहुत बहुत दूर दिल्ली है, जैसे दुबई है, सब कहीं केन्या देश से बड़ा ऑर्डर आया है। हम लोग बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये उत्पाद ऐसे ही अन्य देशों में भी अपनी धूम मचाएंगे। देश की स्त्री शक्ति की ये रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से रुक गया। भारत ने शनिवार को सरफराज खान और ऋषभ पंत की शानदार शतकीय पारी से अपनी स्थिति को मजबूत किया। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जोड़ा, जबकि ऋषभ पंत ने भी 50 सा लगाया। खेल रुकने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 344 रन बना लिए और वो अब न्यूजीलैंड से 12 रन पीछे चल रही है। सरफराज खान 125 रन और पंत 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर एजाज पटेल को 2 और फिलिप्स को 1 विकेट मिला। वहीं न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।